हेलो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया था उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग अगर कोई कंटेनर में कोई गैस है और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो कि फिक्स हैं और इस कंटेनर की जो एनर्जी है, मतलब इस गैस की जो एनर्जी है E है, वो भी फिक्स है, तो किस तरह ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैस के उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था, उसको हम प्रूव करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्लासिकल पार्टिकल के लिए एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ दिया था और क्लासिकल पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख के हमें चलना है। जितनी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में टर्म यूज होंगी वो सब मैं आपको पिछले 6 लेक्चर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई डायरेक्ट टर्म यूज कर रही हूँ उसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देखिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं और उससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं और उसमें होने वाली छोटी छोटी टर्म्स क्या क्या हैं। अभी फ्रेंड्स हमें देखना है कि अगर एक कंटेनर है और उसके अंदर क्लासिकल पार्टिकल है, एक गैस है, क्लासिकली हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसके पार्टिकल हम आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल ले रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स में हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, 0 से लेके E तक के सारी एनर्जी होंगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास। तो वो एनर्जी पार्टिकल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे आज के लेक्चर में। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को हमें ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, जो मान लिए n पार्टिकल हैं इस गैस के, वो फिक्स हैं और हमने मान लिया n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk। ये चीज़ आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छी से बता दी थी कि हमने ये n1 n2 n3 एक मैक्रो स्टेट ली है। उस मैक्रो स्टेट में हमने कहा है कि ये जो पूरा कंपार्ट जो आपका कंटेनर है उसमें आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एनर्जी के पार्ट्स में। वो पार्ट्स डिवाइड किए थे आपने फेज स्पेस से। फेज स्पेस में आपने मोमेंटम स्पेस लिया था। मोमेंटम स्पेस में आपने ये कहा था कि मोमेंटम क्योंकि एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और हम एक मोमेंटम स्फीयर बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक स्फीयर है क्योंकि जो इक्वेशन बनती है E = p²/2m, ये एक स्फीयर की इक्वेशन बनती है। तो इस स्फीयर की इक्वेशन से आपने ये जनरेट किया था और आपने कहा था कि एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो 0 से लेके p मैक्सिमम मोमेंटम के तक डिस्ट्रीब्यूट है। और फिर हमने इक्वल थिकनेस के यहाँ पे पार्ट्स बनाए थे, शेल्स बनाए थे और आपने कहा था इन सब शेल को डिफरेंट एनर्जी के चैम्बर बनाए आपने। और आपने कहा कि जो भी पार्टिकल 0 से लेके यहाँ तक की एनर्जी के हैं वो सब इसके अंदर फिल कर दिए हैं और जिनकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, आपने कहा है कि E1 एनर्जी की इसमें है, अप टू E2 एनर्जी तक इस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के चैम्बर में आपने फिल कर दिए ये। तो ये N1 पार्टिकल, ये N2 पार्टिकल, ये N3 पार्टिकल, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है और एक मैक्रो स्टेट बनाई है। उस मैक्रो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है N1 N2 Nk के चैम्बर में आपने इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W निकाली थी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि किसी भी मैक्रो स्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं, ठीक है ना। उससे आपने माइक्रो स्टेट की वैल्यू निकाल ली थी और एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की आपने कंडीशन ली थी कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो यानी कि W मैक्सिमम होगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इन तीनों चीजों को ही यूज करके बोल्ट्जमैन ने कैनोनिकल ला दिया था डिस्ट्रीब्यूशन का कि ith स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन इन दोनों को स्टैटिक्स को यूज करके DE एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन DE एनर्जी रेंज,
इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हो। और जो आपने पिछला लेक्चर लिया था उसमें आपने Ni की वैल्यू निकाली थी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith एनर्जी शेल, और आपने बताया था ये इज इक्वल टू इसकी होती है, जहां बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी और अल्फा की वैल्यू भी निकाली थी। ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith एनर्जी सेल, सेल और शेल में आप कंफ्यूज मत होना। शेल जो शेल था ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट, और सेल था इन कंपार्टमेंट को भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और इनको हम एक तरह से क्वांटम स्टेट भी बोलेंगे। अब हम इनको सेल ना बोल के क्वांटम स्टेट बोलने वाले हैं, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू, मान लिया N1 पार्टिकल की एनर्जी E1 है, N2 पार्टिकल की एनर्जी E2 है, ऐसे करके Nk पार्टिकल की एनर्जी Ek है। सेम हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो बोल्ट्जमैन में रहा था, लेकिन हम थोड़ा स्पीडली कर लेंगे अब इसको। अगर आपको तो बिल्कुल एक एक स्टेप समझना है तो आप वापस बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वाले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। W की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट ले रहे हैं। W वो था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट, और कौन सी मैक्रोस्टेट ली है जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आया है फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk, ठीक है। और यहाँ पे आपका g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 एंड gk की पावर nk। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बताया था n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, n1 n2 nk डिफरेंट शेल्स में गए हुए पार्टिकल्स, और g1 इसमें एक शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सेल हैं, यानी कितनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है, और इसको आप प्रायर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो और वैसे क्वांटम स्टेट भी बोलते हो। यानी कि ये एक्चुअली क्या होता है, ये अलग अलग साइज के आपने जो कंपार्टमेंट बनाए हैं एनर्जी के, जिन्हें आपने E1 E2 E3 बोला है, और इनको आपने छोटे छोटे सेल्स में, इक्वल सेल्स में डिवाइड कर दिया है, और हर सेल में साइज सेम ही होगा, और इसका जो वॉल्यूम है उसे आप h³ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये कहते हैं कि जो इसकी डायमेंशन है वो फेज स्पेस में x इंटू h की वैल्यू x इंटू डेल्टा x के इक्वल होती है, डेल्टा x, h की वैल्यू डेल्टा x इंटू डेल्टा px के इक्वल होती है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम की वैल्यू डेल्टा x डेल्टा px इंटू डेल्टा y डेल्टा py इस तरीके से निकाली जाती है, इंटू डेल्टा z डेल्टा pz। तो h³ आपका एक छोटी सी एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी शेल्स हैं, इनको हमने क्वांटम स्टेट बोला है, और इन क्वांटम स्टेट हर अलग अलग कंपार्टमेंट में क्वांटम स्टेट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, इसीलिए हमने G1 G2 Gk से असाइन किया है कि फर्स्ट, क्योंकि कंपार्टमेंट छोटा है इसमें G1 नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट आई है, और ये चीज़ हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी को लगाएंगे, और वो तभी हो सकती है जब कंपार्टमेंट का साइज इक्वल हो। लेकिन अगर कंपार्टमेंट के साइज डिफरेंट हैं तो हमने छोटी छोटी शेल्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक सेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये सब पार्टिकल आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, और एक क्वांटम स्टेट में सारे पार्टिकल भी आ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे n1 पार्टिकल 1 में तो हो सकता है कि बहुत सारे सेल हों, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो अगर आप G1 फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और जिसमें G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिन्हें आपने कहा कि G1 नंबर ऑफ फेज पॉइंट हैं, दे शुड बी ग्रेटर देन N1, N1 से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी रहे कि हर क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल आए, या हो सकता है कि एक में 2 आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस सेल का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे कि ये क्वांटम स्टेट बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए अब हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं,
हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर हमें डिफरेंशिएट करें इसको विद रेस्पेक्ट टू n1 या n2 या n3 जिसके रेस्पेक्ट में भी करें, तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो W है ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रो स्टेट। ये बहुत ज़्यादा होती हैं नंबर में, तो इन्हें डील करने के लिए अगर हम लॉग ले लें तो हमें थोड़ा आसानी हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे लॉगरिथम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमारे कंट्रोल में आ जाती है, एक नंबर ऐसा बन जाता है जिसको हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे लॉग ले लिया है, तो इसे आप लिख सकते हो लॉग ऑफ फैक्टोरियल n के, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni log ऑफ gi माइनस log ऑफ फैक्टोरियल ni। ठीक है, इसे कर लेंगे क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया है i पर, i इज इक्वल टू 1 to k। अब हम क्या करेंगे, स्टिरलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉगरिथम को खोलेंगे, तो ये बन गया n log n माइनस n प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni log ऑफ gi माइनस ni log ni माइनस ni। यहाँ पे हमने इस जगह और इस जगह स्टिरलिंग फार्मूला लगा लिया है। अब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पोस्टुलेट कि ये जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम होगी, उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू n1 n2 n3। तो ये ध्यान रखना है, जब विद रेस्पेक्ट टू n1 आप डिफरेंशिएट करेंगे तो n2 n3 ये सब टर्म कांस्टेंट होगी। ऐसे ही आप n2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n2 के अलावा और सारी टर्म जो होगी वो कांस्टेंट होगी, तो हम उन्हें 0 के इक्वल लेंगे। तो अगर हम जनरलाइज कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ni डेल ऑफ log w अपॉन डेल ni, तब ये देखिए ये दोनों चीज तो कांस्टेंट हो गई है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये अब आ गया प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ gi तो बचेगा, और इसको करेंगे डेल्टा ni, ये करेंगे तो माइनस ni 1 अपॉन ni डेल्टा ni, फिर दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ ni डेल्टा ni। ठीक है, और ये आपका है माइनस का डेल्टा ni। यहाँ पे माइनस का साइन बाहर था तो ये प्लस का हो चुका था, क्योंकि यहाँ स्टिरलिंग के फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है, तो ये प्लस का दिस, तो ये वाला देखिए ni से ni कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ni माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये दो टर्म बचेंगी। तो फाइनली अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास डेल लॉग w अपॉन डेल ni की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ समेशन लिखेंगे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ gi माइनस log ऑफ ni डेल्टा ni। और ये किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिस विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपके पास log ऑफ, आप माइनस साइन बाहर ले लें तो ni अपॉन gi हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k, और ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 की हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा ni 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारे ये क्वांटिटी 0 के, इसकी मल्टीप्लिकेशन में जो है ये क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन है कि n कांस्टेंट था, वो इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस nk के इक्वल था, उसे हम लिख रहे थे समेशन i इज इक्वल टू 1 to k nk, जो हम ni। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आना चाहिए 0, क्योंकि n कांस्टेंट था। ठीक है, ये कई बार हम बता चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। ऐसे ही डेल्टा ऑफ e इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni ei इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन निकल के आई है, तो तीनों ही अलग अलग 0 हैं। अगर हम एक कंबाइन इक्वेशन बनाना चाहें तो हमने पहले भी बोल्ट्जमैन कैनोनिकल में भी बताया था कि आप कुछ मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके उन्हें आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ ni अपॉन gi माइनस का अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई किया आपने, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k डेल्टा ni माइनस का बीटा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to k
EI डेल्टा NI इज इक्वल टू 0। देखिए आपकी ये अलग से 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। आपको इक्वेशन बनानी है तो कुछ मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा ना। तो ये आपके दो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है जिसे आप निकालेंगे बाद में कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो फाइनली आपके पास ये निकल के आता है, माइनस साइन आ गया है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to K log ऑफ NI अपॉन GI माइनस एल्फा माइनस बीटा EI डेल्टा NI इज इक्वल टू 0। अगेन डेल्टा NI 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो आपके पास बचेगा ये log ऑफ NI अपॉन GI इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा EI, और इससे आपका निकल के आता है, इसको इधर की साइड ले जाइए और GI को मल्टीप्लाई कर देंगे तो NI की वैल्यू हो जाएगी GI इंटू E की पावर एल्फा प्लस बीटा EI। देखिए ये वापस वही हो गया है जो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम आयत सेल में या आयत फेज पॉइंट में आयत क्वांटम स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, उसमें भी हमने ऐसे ही निकाला था। तो ये प्रोसीजर तो यहाँ तक इतना ही है, बस इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है क्वांटम स्टेट का। क्वांटम स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसमें आपने सीधे कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसको सेल्स में डिवाइड नहीं किया था। आपने कहा था कि एक सेल में कितना होगा, और ये आपका बता दिया कि टोटल कंपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी इवन एनर्जी के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आया है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये आपको पता चल गया है कि ith स्टेट जो भी होगी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल Ni है, उनकी वैल्यू है इतनी। इस पूरे में एक सेल में निकालनी होगी तो आप GI से डिवाइड कर दे सकते हैं, तो इतनी होगी, और अगर पूरे में निकालनी है तो GI से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा आ गया है Ni इज इक्वल टू GI E की पावर माइनस एल्फा E की पावर माइनस बीटा EI। इसमें आपको निकालना है E की पावर माइनस एल्फा की वैल्यू। वैसे तो मैंने पहले भी आपको निकाल के दिखा दिया है, लेकिन इसमें भी आप निकालेंगे तो देखिए इस वाली इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ समेशन ले लें तो समेशन ऑफ Ni ऑल ओवर सब I के इक्वल वो जाएगा कैपिटल N के इक्वल। ठीक है, यानी अगर आपने समेशन दोनों तरफ लगा दिया और ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैपिटल N को, दैट मीन्स कि आपका E की पावर माइनस एल्फा निकालें तो ये बन जाएगा N अपॉन, ये नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ I GI E की पावर माइनस बीटा EI। ओके, तो E की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू हो गई, ये आपकी क्वांटिटी होती है N अपॉन जेड। जेड जहाँ पे आप पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, मैक्सवेल ने इसको पार्टीशन फंक्शन कहा, और ये बताता है कि सम ऑल ओवर क्वांटम स्टेट, ये पूरी क्वांटम स्टेट पे जितना भी सम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो E की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो Ni की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका समेशन ऑफ I N अपॉन जेड E की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू N अपॉन जेड GI E की पावर माइनस बीटा EI। तो समेशन ऑफ I यहाँ लगाने का कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे ठीक है। ये चीज बताती है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, और ये आपको इससे मिलता है। ठीक है, इसमें आपको पता है बीटा की वैल्यू क्या है, हमने पिछले लेक्चर में निकाल के दिखाई थी। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KT के इक्वल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 6 लेक्चर में देखिए कि बीटा की वैल्यू 1 अपॉन KT के इक्वल कैसी होती है। बीटा स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है, T आपका थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था। तो फाइनली अब आपको Ni इज इक्वल टू आ गया है N अपॉन जेड समेशन ऑफ GI E की पावर माइनस EI अपॉन KT। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालते हैं GI की वैल्यू क्या हो, निकालेंगे GI की वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, GI एक्चुअली में है क्या, आयत एनर्जी कंपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं उनका नंबर है GI, और हमने ये बोला कि एक सेल को हम एक क्वांटम स्टेट बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि इस कंपार्टमेंट में एनर्जी का जो ये कंपार्टमेंट है जो कि फेज स्पेस से मिला था, इस कंपार्टमेंट में GI नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है। ठीक है,
हमें निकालनी है कि अगर मान लिया हमने बोला कि हमारे पास टोटल एनर्जी E है, तो हमने कहा कि मान लिया 0 से E के बीच में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N है। आप बात समझ रहे हैं ना, 0 से लेके E एनर्जी तक सारी एनर्जी होगी, हर पार्टिकल, हर एनर्जी का पार्टिकल हो गया, उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया n1 n2 में। तो 0 से E के बीच में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो हमने ऐसे डिवाइड किया कि मान लिया E से E प्लस DE एनर्जी रेंज में टोटल नंबर ऑफ कितनी क्वांटम स्टेट है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्वांटम स्टेट कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं E से लेके E प्लस DE, दैट मीन्स कि DE एनर्जी रेंज में कितनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है। इस चीज को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप देखिए हम क्या निकालेंगे, ये फेज स्पेस है, मोमेंटम का फेज स्पेस, इसका टोटल वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो देखिए फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है टॉ इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड। ये तो फेज स्पेस का वॉल्यूम हो गया। इसे हमने कहा कि टोटल वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 6 इंटीग्रेशन लगाएंगे डेल्टा एक्स, ये अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो 6 इंटीग्रेशन के साइन लगेंगे। इससे आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड से v बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बचेगा डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड, क्योंकि ये तो आपका जो होगा एक तरह का रेक्टेंगुलर होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो v हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये हम टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस निकाल रहे हैं, ठीक है, जितना कंटेनर में होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको ये पता ही है कि 4/3 पाई, क्योंकि मोमेंटम का है, P मैक्सिमम का इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास ये तो हो गया है टोटल वॉल्यूम। हमने कहा है कि हमने इस पूरे टोटल वॉल्यूम को H साइज के वॉल्यूम की, मैंने अभी आपको बताया था H इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है, और H क्यूब जो है वो आपका दिस ऐसे हो जाएगा डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड, ठीक है। तो हम अगर इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम H क्यूब से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आप सोच के देखिए कि किस चीज की वैल्यू आएगी अपॉन H क्यूब। ये आपका आ जाएगा, क्योंकि H क्यूब जो है एक सेल का वॉल्यूम है और T पूरे स्पेस का वॉल्यूम है। अगर हम एक सेल के वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फेज पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट आ जाएंगे। अभी आपने कहा कि इसमें G1 नंबर ऑफ फेज पॉइंट है, इसमें G2 नंबर ऑफ फेज पॉइंट है, ऐसे इसमें GI नंबर ऑफ फेज पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट है G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस GK, और ये G दे रहा है टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट, यानी कि ये चीज दे रही है टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट इसके अंदर। अगर हमें निकालना है कि DE एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आप मान लिया ओमेगा E से रिप्रेजेंट कर दें, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा E, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा DE एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, V अपॉन H क्यूब 4 पाई, यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 4/3, और ये देखिए P E से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि आप E में ही कन्वर्ट कर रहे हो तो P को तो चेंज कर लीजिए, तो E इज इक्वल टू होती है P स्क्वायर अपॉन 2M, तो P मैक्सिमम यहां से आपने निकाल लिया, P मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू √2ME। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2ME की पावर 3/2, तो ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें DE एनर्जी रेंज में निकालना है, तो इसको हमें विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा E डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा E डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V अपॉन 3H क्यूब 4 पाई यहीं पे है इंटू 3/2, ठीक है, 2ME की पावर हाफ, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2M डेल्टा E, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपका।
इसमें से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये आपका, ये देखिए, तो फाइनली क्या निकल के आता है, फाइनली टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन डीई एनर्जी रेंज, तो आप इसे जीई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीई डीई, तो ये जीई डीई क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन एनर्जी रेंज डीई, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब 2m की पावर 3/2 e की पावर हाफ डीई। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी आ गई नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज टी। अभी आपने क्या निकाला है, एन की वैल्यू निकाली है कैपिटल N अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा यानी ई की पावर ई अपॉन के टी, और इसी में आपने जी आई से मल्टीप्लाई किया था। ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith एनर्जी सेल है। इनको अलग अलग समझना है कि ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हमने कहा है कि डी एनर्जी रेंज में निकालना है, तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम एफ ई। एफ ई क्या बताता है, ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक हमने ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने फंक्शन डिफाइन किया था जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक स्टेट में, एक क्वांटम स्टेट में। देखिए Ni नंबर ऑफ पार्टिकल Gi स्टेट में है, तो अगर हम Ni को Gi से डिवाइड कर दें तो ये तो बता रहा है कि एक क्वांटम स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर हम Ne De की वैल्यू De देखें तो हमारे मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस एनर्जी रेंज, तो हम कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इस एनर्जी रेंज में होंगे उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा Ge से, Ge De से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज नंबर को। ये तो डीई एनर्जी रेंज में कितनी क्वांटम स्टेट हैं और एक क्वांटम स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको बता रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर ऑफ पार्टिकल डीई एनर्जी रेंज में मिल जाएंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये तो एक क्वांटम स्टेट में कितने एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और ये बताया आपको कितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हैं डीई एनर्जी रेंज में, उससे आपके डीई एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हमने Fe की वैल्यू रख दी है। बता रहा है ये क्या चीज बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्वांटम स्टेट। तो इस चीज को अगर हम देखें तो Ni की वैल्यू इज इक्वल टू है, Ni की वैल्यू n अपॉन जेड दिस है, तो ये आपका हो जाएगा n अपॉन जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी के इक्वल। तो Fe की वैल्यू तो पता चल गई है, Ge De की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब मेन चीज है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। ये आपका एक तरह से e की पावर माइनस एल्फा था, e की पावर माइनस एल्फा आपका इक्वल टू आया था n अपॉन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k Gi e की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी के इक्वल। तो अभी हमें ध्यान रखना है जी डी की वैल्यू क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं और फाइनली इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे e की पावर माइनस एल्फा e की पावर माइनस ई अपॉन ई आई अपॉन के टी, ये तो Fe की वैल्यू रख दी हमने। जी डी की वैल्यू रख दी है हमने 2 पाई वी अपॉन एच क्यूब 2m की पावर 3/2 e की पावर हाफ DE। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है e की पावर माइनस एल्फा की। आपको पता है कि ये जो बता रहा है ये तो टोटल क्वांटम स्टेट को बता रहा है, हमें तो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल डी एनर्जी रेंज में चाहिए। हमारे पास जो एनर्जी है वो 0 से इनफाइनाइट है, हमने समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया और इसको आपने GE कह दिया कि DE में इतनी क्वांटम स्टेट है तो कितना होगी क्वांटम स्टेट की वैल्यू इसमें।
ये तो बता रहे हैं ना टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, लेकिन डी एनर्जी रेंज में कितनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट है तो हमें इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। तो इससे आ जाएगी n अपॉन GeD की वैल्यू रख दी, अभी GeD की वैल्यू आपको बताई थी, ये पूरी है, तो इससे आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 टू इनफाइनाइट 2 पाई v अपॉन h क्यूब 2m की पावर 3/2 e की पावर हाफ DE। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद e की पावर माइनस अल्फा की जो वैल्यू आती है n अपॉन v h स्क्वायर अपॉन 2 पाई m k t की पावर 3/2 ये निकल के आ जाएगी फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू हो गई, ये सारा मल्टीप्लाई होके आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एनर्जी रेंज TE निकल के आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे हटा के मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख देते हैं। ये क्या आएगा, NEDE। अच्छा तो होगा फ्रेंड्स आप इसको याद ही कर लें, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। 2 पाई n अपॉन पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर हाफ e की पावर अपॉन के टी, और यहाँ पे d है तो ये DE। तो ये DE एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, तो यानी कि इस एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ में भी एक फॉर्मूला दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंटम में डीपी मोमेंटम रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, फिर उसके बाद डीवी वो वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसको ड्राइव करके एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी जो होगी उसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।